लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर को जहां एंड किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमारी डिस्कशन चल रही है सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, आज इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं इसको। मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी, उसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डाटा के बाद औक़ात हमारी जो वैल्यू होती है डेसिमल के बाद काफ़ी सारे डिजिट मौजूद होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो डिजिट हम कम कर दें तादाद के अंदर। इसको राउंड ऑफ द डाटा कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को ड्रॉप किया जा रहा होता है आपने उसकी मुनासबत से अपनी रकम में कमी बेशी करनी होती है। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ये होता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 से छोटा हो देन लास्ट डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो उसके जो साथ वाला डिजिट होगा उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई तब्दीली नहीं करेंगे, उसे वैसे ही रहने देंगे। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन इंक्रीज बाय 1 इन द लास्ट डिजिट रिटेन्ड। अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो उसके साथ वाले डिजिट में 1 का इजाफा करना पड़ता है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट था कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is not less than 5, not more than 5, it is equal to 5, ना वो 5 से कम हो ना वो 5 से ज्यादा हो बल्कि वो 5 हो, फिर हम क्या करें, देन सी द लास्ट डिजिट, तब आपने उसके साथ वाले डिजिट को देखना है। इफ इट इज ऑड, अगर वो ऑड है देन इंक्रीज बाय 1, इफ इट इज इवन देन नो चेंज, यानी अगर उसके लास्ट वाला डिजिट जो बाकी बच रहा है अगर वो ऑड नंबर हो तो उसमें 1 का इजाफा करें, अगर इवन हो तो उसको वैसे रहने दें। ये बात थी जो लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था। आज हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। जी बेटा ये स्लाइड देखें चेंज हो रही है। बसाम बेटा ये बताएं स्लाइड चेंज हुई है? जी बसाम बेटा आवाज आ रही है मेरी? किरान म्यूट है। अफाक बेटा आवाज मेरी आ रही है? यस सर। और ये स्लाइड भी चेंज हो रही है? नो सर नहीं हो रही सर। नहीं हुई चेंज। अब आपके सामने वहां पे देखें स्लाइड पे क्या चीज है, एग्जांपल्स खड़ी हैं? नो सर स्लाइड चेंज ही नहीं हुई। स्लाइड चेंज हुई जी, अब बताओ चेंज हुई है? जी बच्चे अब बताओ चेंज हुई है? डाटा के हवाले से अब हम ये अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखें 43.75, हमने इसको राउंड ऑफ किया। देखें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के जो राइट साइड के वैल्यूज होती हैं वो डाउटफुल होती हैं, उनको हमने ड्रॉप करना होता है। तो सबसे पहले देखें 5 खड़ा है, तो मैंने आपको बताया जब 5 खुद आ जाए तो उसके साथ वाले डिजिट को देखते हैं, अगर वो आड हो तो तब आपने उसमें 1 का इजाफा करना है। तो यहाँ 7 है, 7 एक आड है तो ये 43.8 हो गया। दूसरी एग्जांपल में देखें
डेसिमल के बाद हमारे पास 4 डिजिट हैं। सबसे पहले देखें 6 है, 6 5 से ग्रेटर है, इसको ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ 4 है, 4 में 1 का इजाफा हो जाएगा और वो 5 बन जाएगा। अब 5 को जब ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ आड है मौजूद है 5, तो 1 का इजाफा कर देंगे 6 हो जाएगा। और जब 6 को ड्रॉप करेंगे तो वो 5 से ग्रेटर है, तो 8 की जगह 9 आ जाएगा। तो यानी ये आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से अपने डाटा को राउंड ऑफ किया जाता है। यहां मैं आपको एक बात ये क्लियर करता जाऊं जो बड़ी अहम बात है, जब भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आती है तो आपको जो वैल्यू दी गई होगी आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉलोइंग वैल्यू इज राउंडेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद ऐसे होगा, जैसे आप पहली एग्जांपल को देखें 43.75 है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर वो आपको कहता है कि इस वैल्यू को राउंड ऑफ करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक डिजिट को ड्रॉप कराना है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जितने डिजिट के लिए वो आपको कहे आपने उतने डिजिट राउंड ऑफ करने हैं। ये आपका एमसीक्यू होगा। अब जो बड़ी अहम बात होती है जब हम सिग्निफिकेंट फिगर समझ लेते हैं और हमें राउंड ऑफ द डाटा की समझ आ जाती है, तो अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं जरा इस पे गौर करना। आपने इससे पहले इस पे गौर नहीं किया होगा। एक हेडिंग खड़ी है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, दोनों में एक ही रूल है। या होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब ये दो बातें जहन में रखो, मैं एक फिक्रा बोल रहा हूं। इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीजें मैंने बोली हैं। इन केस ऑफ एडिशन, दोबारा सुनने गौर से, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ डिवीजन, इनमें से कोई भी केस हो, चाहे आप वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप डिवाइड कर रहे हो, देन आंसर शुड बी इक्वल टू द लीस्ट फैक्टर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। दोबारा सुने इस बात को, चाहे आप वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, चाहे उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आप ज़रब दे रहे हो, चाहे आप तकसीम कर रहे हो, तो याद रखना आपका जवाब उन वैल्यूज में मौजूद कम से कम फैक्टर वाली रकम के बराबर होना चाहिए। अब लीस्ट फैक्टर से मुराद होता है इशारिये के बाद डिजिट। कुछ रकमें होंगी उनमें इशारिये के बाद 2 डिजिट होंगे, किसी में 3 डिजिट होंगे, किसी में 4 डिजिट होंगे। तो आपने देखना है कि उन वैल्यूज में कम से कम कितने डिजिट वाली रकम है, तो आपका जवाब भी उतने डिजिट में होना चाहिए, बाकियों को आपने राउंड ऑफ कर देना है। अब मैं एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। ये आपके सामने आ गया होगा, एग्जांपल आपके सामने खड़ी है एडिशन वाली। सबसे पहले देखें 72.1। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस। चले, अब ये बड़ी अहम चीज है, अब इसको आपने गौर से देखना है। अगर ये आपको समझ आ जाती है तो नेक्स्ट आप न्यूमेरिकल जो है 1.4 उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। फर्स्ट एग्जांपल में देखें 72.1 है, सेकंड रकम में 3.42 है, थर्ड रकम में 0.003 है। अब आपसे कोई कहता है कि ऐड देम, इनको जमा करें, तो हम कहते हैं ये कौन सा मुश्किल काम है। आपके सामने देखें एडिशन, 3 का 3 आ गया, 2 + 1 3 हो गया, 4 हमारे पास आ गया, 4 और 1 5 हो गया। अगर हम इसको वैसे देखें तो ये हमें लगता है 75.523। अगर आप ये रकम लिख के आ जाते हैं तो असूलन ये गलत है, क्योंकि आप देखें आपने 3 वैल्यूज को ऐड किया है, उनमें जो लीस्ट फैक्टर वाली रकम है वो पहली रकम है 72.1, जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जवाब भी ऐसा होना चाहिए जिसमें इशारे के बाद सिर्फ एक डिजिट हो। तो आपने राउंड ऑफ का तरीका तो पढ़ लिया है, तो पहले आप 3 को ड्रॉप करेंगे, वो लेस देन 5 है, 2 में कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आप 2 को ड्रॉप करेंगे, लेस देन 5 है, उसके साथ 5 में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 75.5। ये जब तक आप नहीं लिखेंगे तो असूलन आपका जवाब गलत होगा। क्लियर जी बच्चे, ये बात क्लियर है? यस सर। चलें सेकंड एग्जांपल देखें, वो भी आपके साथ हल की हुई है। अब अगर ये आपको चीज क्लियर हो गई है, यही असूल मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, यही असूल तकसीम पर अप्लाई होता है, यही आपकी सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई होता है। आप एक्सरसाइज में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.4, उसमें आपको 3 वैल्यूज दी गई होंगी। आपसे उसने ये पूछा है कि इनको ऐड करने के बाद एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो आपने तीनों को ऐड करना है, उसके बाद देखना है कि उन वैल्यूज में कम से कम फैक्टर वाली कौन सी रकम है, तो आपका जवाब भी उस फैक्टर के इक्वल होगा। इससे ऊपर एग्जांपल खड़ी थी ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली, इसमें भी आप देख सकते हैं आपका जवाब 1.45768 बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप अपनी वैल्यूज में देखें कम से कम फैक्टर वाली 3.64 है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाली है। तो आपका जवाब भी इशारे के बाद 2 डिजिट में ही रहना चाहिए, यानी आंसर शुड बी इक्वल टू द लीस्ट फैक्टर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। ये तो बात थी हमारी लास्ट टॉपिक से रिलेटेड, जो यहाँ हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी है तो उसमें जीरो की कंडीशंस आ जाती हैं, राउंड ऑफ दी डाटा आ जाता है। ये चीजें क्लियर करने के बाद आप जब भी वैल्यूज को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो आप इस असूल को ज़हन में रखेंगे कि अपना जवाब उन्हीं वैल्यूज में से जो कम से कम फैक्टर वाली होगी उसके बराबर रखेंगे। आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं, इसको कंप्लीट नेक्स्ट उसमें हो जाएगा। ये बड़ी 2 चीजें हैं आम कॉमनली यूज होती हैं, एक लफ्ज यूज होता है प्रिसीजन और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्यूरेसी। देखिए जहां तक लफ्ज है एक्यूरेसी, इस लफ्ज से अक्सर स्टूडेंट बड़े इजीली वाकिफ होते हैं। एक्यूरेसी से मुराद होता है किसी चीज का ठीक होना, कि आप जो मेजरमेंट करते हैं आपकी मेजरमेंट कितनी ठीक है, ये एक्यूरेसी होती है। लेकिन जो लफ्ज प्रिसीजन है ये जरा समझने में मुश्किल होती है। प्रिसीजन जो है, मैं आपको सिंपल लफ्जों में ये कहूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो उसकी प्रिसीजन कहलाती है। लीस्ट काउंट जो होता है ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। लीस्ट काउंट हम जो मेजर करते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन on the vernier scale of main scale divided by total number of the division on the vernier scale। यानी मेन स्केल के ऊपर जो कम से कम वैल्यू होती है उसको वर्नियर स्केल की जो टोटल वैल्यूज होती हैं उनके डिवाइड करने से हमें लीस्ट काउंट हासिल हो जाता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो उसकी प्रिसीजन कहलाती है, वो उसकी अहलियत कहलाती है। तो यहाँ प्रिसीजन लिखा हुआ है अ मेजरमेंट विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब याद रखना जहां लफ्ज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस्तेमाल हो उससे मुराद लीस्ट काउंट ही होता है, उसको प्रिसाइज मेजरमेंट कहा जाता है। और दूसरे लफ्जों में मैं आपको यही क्लियर करता जाऊं, जिस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट में नंबर ऑफ द डेसिमल ज्यादा होंगे वो मोर प्रिसाइज समझा जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, एक में है 0.1 और एक में है 0.01। अब जो 0.01 है इसमें डेसिमल ज्यादा है, 0.1 में कम है, तो जिसमें डेसिमल ज्यादा होंगे वो मोर प्रिसाइज समझा जाता है। इस बात को जहन में रखें, ये आपको बात समझने में आसानी होगी। दूसरी चीज लिखी हुई है एक्यूरेसी। किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है उसका इन्हसार उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर होता है। अनसर्टेनिटी या एरर एक ही चीज है, आप पढ़ चुके हैं।
मिसाल के तौर पे अगर आपका परसेंटेज एरर ज्यादा आ रहा है, यानी आपका एरर ज्यादा आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरी एक्यूरेसी कम है। और अगर आपका एरर कम आ रहा है, आपकी गलती कम आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरी एक्यूरेसी ज्यादा है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। प्रिसीजन जो होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो उसी से मैयर होती है, मतलब उसका लीस्ट काउंट होता है। और किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो आपके परसेंटेज एरर से मालूम की जाती है। अगर आपका परसेंटेज एरर कम होगा तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और अगर आपका परसेंटेज एरर ज्यादा होगा तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी। ये दो चीजें हैं। अब मैं आपको समझाने लगा हूं एग्जांपल से कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। बड़ी एक सिंपल सी मिसाल है, यहाँ फार्मूला नहीं लिखा हुआ, आप अपने पास इस फार्मूले को जो मैं अब बताने लगा हूं, आपके पास कॉपी और पेंसिल मौजूद होगी, आप फार्मूला लिख लें। कभी भी आप मालूम करना चाहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो उसका फार्मूला आप जहन में रखेंगे। फार्मूला ये होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यूज। दोबारा सुन लें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन कहते हैं कसर को, फ्रैक्शन कहते हैं कसर को, बट्टे को कहते हैं। तो जब भी आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मेजर करने लगे तो आपने ये फार्मूला जहन में रखना है, लीस्ट काउंट को जो आप वैल्यू मेजर करते हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम हो जाएगी। अब यहां आपके सामने देखें, हमने एक एग्जांपल हल की हुई है। हमने ना एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की, रिकॉर्ड की मीटर रॉड को इस्तेमाल करते हुए, फुट जैसे होता है मीटर रॉड। तो हमने जो वैल्यू मेजर की वो 25.5 सेंटीमीटर थी, और उस मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट था वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर था। अब आपको ये भी पता चल गया कि आपने जो वैल्यू मेजर्ड की वो कितनी है, 25.5 है, और उसका लीस्ट काउंट कितना है वो भी आपको मालूम हो गया, 0.1 है। अब आप मालूम करना चाहते हैं कि आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया कि आप लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा 0.1 लीस्ट काउंट है, इसको डिवाइड किया गया, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 25.5 है, तो हमारा जवाब आया 0.004 आया। ये है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी ये काफी दफा पूछी जाती हैं, तो ये फार्मूला जहन में होना चाहिए, लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम हो जाती है। अगली बात आ जाती है कि हम मालूम करना चाहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो भाई परसेंटेज से मुराद होता है 100, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आ जाएगी। और परसेंटेज आपके सामने आई हुई है 0.4%, 0.4%। अब इसको आप जहन में रखेंगे, आपने लेंथ की, जो लेंथ मेजर की ऑब्जेक्ट की, तो आपने जब उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम की, मीटर रॉड से जो आपने मेजर की वो निकली 0.4%। अब आपने क्या किया, एक और इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। आपने उसकी मदद से जब वैल्यू मेजर की वो निकली 0.45, और उसका लीस्ट काउंट है 0.01। अब आपने देखें नीचे हल किया हुआ है, जब आप इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो ये यहाँ ठीक कर लेना, यहाँ स्क्रीन के ऊपर गलती आ गई, ठीक नहीं हुआ, 0.1 लिखा हुआ है, ये 0.01 होगा, ये आप ठीक कर लेंगे। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रहा है 0.1 हो रहा है, लेकिन ये वर्नियर कैलिपर है और इसका लीस्ट काउंट 0.01 है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू 0.45 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरर कितना आया है, 2% आया है। अब वो बात समझे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूं। आपने जब मीटर रॉड को इस्तेमाल किया तो उसका लीस्ट काउंट था 0.1, मतलब वो लेस प्रीसाइज था। लेकिन आप
उसकी एक्यूरेसी चेक करें, उसका एरर 0.4% आया है, मतलब कम आया है एरर। तो एरर कम आया है तो इसका मतलब है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो यहां से ये साबित हुआ कि जो वैल्यू आपने मीटर रॉड की मदद से मेजर की, मीटर रॉड लेस प्रिसाइज तो जरूर था लेकिन एक्यूरेट ज्यादा था, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। उसकी निस्बत अगर आप वर्नियर कैलिपर को देखें तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 है, मतलब वो मोर प्रिसाइज है, ज्यादा प्रिसाइज है, उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी चेक करें वो कम है क्योंकि उसका एरर 2% आया है, ये बहुत ज्यादा एरर है। तो यहां से ये साबित हुआ कि जिसको हम मोर प्रिसाइज समझते हैं वो लेस एक्यूरेट होता है, और जिसको हम लेस प्रिसाइज समझते हैं वो मोर एक्यूरेट होता है। तो ये हमारा रिजल्ट है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के हवाले से कि हमारे नजदीक जो चीज मोर प्रिसाइज होती है वो लेस एक्यूरेट होती है। मोर प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट। मैं आपको एक सादा सी मिसाल से भी समझा सकता हूँ कि बाज़ औक़ात हम ये सोच लेते हैं कि ये जो हमारी क्लास है इसमें जो फलां स्टूडेंट है ये स्टूडेंट टॉप करेगा, पोजीशन लेगा। अब हमारी प्रिसीजन ये होती है कि हमने कुछ उसके अंदर देखी हुई होती है काबिलियत, हम उसकी बुनियाद पर ये प्रिसाइज कर लेते हैं कि ये टॉप करेगा, और एक के बारे में हम ये राय देते हैं कि ये जो हमारा बच्चा है ये इतना काम नहीं करता, ये पोजीशन नहीं ले सकता। तो जब हमारा रिजल्ट आता है तो इसके उलट होता है, जिसको हम समझ रहे थे कि वो टॉप करेगा वो नीचे चला जाता है, और जिसको हम समझ रहे थे कि ये नीचे रहेगा वो टॉप कर जाता है। यानी ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी है, यानी इनका आपस में जो एक दूसरे से रिलेशन है वो उलट है। जिस चीज को हम प्रिसाइज समझते हैं, हम कहते हैं कि ये मोर प्रिसाइज है, तो उसकी एक्यूरेसी कम होती है। ये बात आप जहन में रखेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अब एक दो बातें हमारी इंशाल्लाह रह गई हैं, वो नेक्स्ट हम टॉपिक के अंदर जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। अब जो एक दो स्टूडेंट यहाँ पे अनम्यूट है, तो अगर उनके जहन में कोई बात है तो वो पूछ सकते हैं। जी बेटा। नासिर भाई ये जो सदेश होगा वो अनम्यूट करे थी जाए अलग। जी बेटा, किसी के जहन में जो अनम्यूट बैठे हैं उनके जहन में कोई अगर सवाल है। जी बेटा, कोई बच्चा जो अनम्यूट बैठा हो और उसके जहन में आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो। जी बेटा, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन